अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पिछले 7 महीने से दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन, किसानों के आंदोलन के बारे में, जो दिल्ली बॉर्डर के 3 हिस्सों पे लगातार जारी है। आज उस विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस आंदोलन के 7 महीने हो चुके हैं और इस आंदोलन का कोई समाधान फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहनों भाइयों, आपको पता होगा कि कृषि कानूनों को लागू हुए 7 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टे है। उसके बावजूद अब तक इस पूरे मामले का कोई समाधान भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियनें अब तक निकाल नहीं पाई हैं। ये मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। बड़े से बड़े मामले खोजे जा चुके हैं, उनके समाधान खोजे जा चुके हैं, पर क्या कारण है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, देश भी नहीं समझ पा रहा है, भारत की जनता भी नहीं समझ पा रही कि इस मामले का समाधान निकालने में भारत की सरकार और यूनियनें अब तक विफल क्यों हैं। बड़ी तादाद में हमने अपने किसान भाइयों की शहादत होते हुए देखा है। सर्दी में, गर्मी में, बारिश में एक एक करके न जाने कितने किसान भाइयों की मृत्यु इस आंदोलन में हुई है। इस आंदोलन का इतिहास खून से लिखा गया है बहनों भाइयों, और यह बड़ा मन को विचलित करता है, व्यथित करता है, क्योंकि हमारे देश का अन्नदाता अगर सड़क पर है, परेशान है, पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़ा खेद का विषय है। और मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां का किसान दुखी है, परेशान है, गरीब है। दुनिया के तमाम देशों का आप उदाहरण ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक, अमेरिका तक, जहां किसान समृद्ध हैं वही देश समृद्ध हुआ है। जहां किसानों ने बेहतर काम किया, उनको सरकारों ने बेहतर बाजार उपलब्ध कराया, अच्छे रिसोर्सेज उपलब्ध कराए, उन देशों ने अभूतपूर्व तरक्की की है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका इसके बड़े उदाहरण हैं। तो क्या कारण है कि भारत के किसान परेशान हैं? अपने खिलाफ आए कानूनों को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है, और भारत की हुकूमत, राज्यों की हुकूमत 7 महीने से इस मामले का कोई समाधान नहीं खोज पाई है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि पेचीदा से पेचीदा मामले भी बातचीत की टेबल पे सुलझाए जा सकते हैं। तो क्या कारण है कि हम अपने घरेलू आंतरिक मामलों में, जहां भारत का किसान, भारत की आत्मा, भारत की आवाज, भारत का भोजन, भारत के लोगों की जीविका, इस देश का 85 करोड़ किसान अगर अपनी बात को लेकर सरकार के समक्ष कुछ कहना चाहता है, तो बातचीत क्यों नहीं हो रही है? जनवरी से टूटी हुई बातचीत का आगे रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? यह गंभीर प्रश्न है। यह गतिरोध टूटना चाहिए, यह मतभेद खत्म होने चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। किसी भी संकट का समाधान बातचीत के टेबल पर होता है, और जब तक हम समस्या को समाधान के रास्ते नहीं ले जाएंगे, हम इस गतिरोध को दूर नहीं कर सकते। 6 महीने के इस वक्त में पूरा हो चुका और 7वां महीना भी कंप्लीट होने कल जा रहा है। किसान भाई फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है। फिर क्या कारण है कि इसका समाधान नहीं निकल रहा है? या सरकार समाधान चाहती नहीं है, या फिर किसान अड़े हुए हैं। इस मामले का पटक्षेप अब होना चाहिए, सम्मानजनक तरीके से। हक और हुकूक की इस लड़ाई में सरकारों को भी अपनी कर्तव्यशीलता को दिखाना पड़ेगा। हमें इस आंदोलन को अब रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं पिछले 7 महीनों से भारत के सिविल सोसाइटी से भी अनुरोध करता हूं, मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि वो बीच में आए और इस मामले का समाधान निकालें। क्योंकि किसान अगर इस तरह सड़क पर बैठा रहेगा तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए ठीक बात नहीं है, किसानों के लिए ठीक बात नहीं है, हमारे आपके सबके लिए ठीक बात नहीं है। किसी को भी अपने अहंकार में के चलते किसी के हक और हुकूक को मारना नहीं चाहिए, किसी को अधिकार नहीं है। तो सरकार हो और यूनियन हो, इनको आगे आकर, और अगर ये दोनों बातचीत के टेबल पे नहीं आते हैं, तो फिर हम सब की जिम्मेदारी है कि इन्हें बातचीत की टेबल पे लाया जाए, समाधान निकाला जाए, बात को बिगड़ने से रोका जाए। बात करने से बात बनेगी, बात रोकने से बात नहीं बनेगी, बात करने से ही बात बनेगी। इस तथ्य को भारत की सरकार और यूनियन दोनों समझ लें,
इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। आज हम इसी विषय की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक महत्वपूर्ण मेहमान और इस पूरे किसान आंदोलन के प्रणेता राकेश टिकैत जी मुझे सीधे आंदोलन स्थल से ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे, उसके बाद फिर हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़ने वाले हैं, हम उनके साथ परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। धन्यवाद भाई। आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप सब लोग कैसे हैं? धरना स्थल पर मौजूद हमारे किसान भाई कैसे हैं? यहाँ पे सब ठीक है और स्वास्थ्य भी ठीक है, यहाँ पे है, अच्छे हैं सब लोग जी। मैं जानना चाहता हूं कि 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अब तक इसका कोई समाधान राकेश जी निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अंतहीन सिलसिला है जो चलता जा रहा है। आपका मत क्या है? देखो, हमारा मत ये है कि अगर किसी पार्टी की सरकार देश में होती तो वह जरूर बात कर लेती, क्योंकि सरकार तो किसी पार्टी की है नहीं। सरकार तो जो अब मौजूदा सरकार है उसको कंपनी चला रही है और देश में कंपनी का ही एजेंडा चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ब्राजील में है कि ब्राजील में करीब 80 लोगों के पास में वहाँ की 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% प्रॉपर्टी है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे यूएसए में हैं। तो इसी तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं वे आ गई हैं जो सरकार चलाती है जी। तो किसी पार्टी की सरकार देश में बननी चाहिए, तो वह कम से कम बात तो करेगी ना टेबल पे बैठ के, उसको हमदर्दी भी होगी। जिसका देश की आजादी में योगदान रहा हो, जिसका कोई देश निर्माण में योगदान रहा हो, तो इस तरह के अगर लोग सरकार बनाएंगे तो उनसे जरूर। पर मुझे बताइए कि 7 महीने होने जा रहा है राकेश जी, इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हाँ। हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए कि हम कम से कम बातचीत की टेबल पर आएं और निगोशिएशन स्टार्ट हो? हाँ, बात तो बिल्कुल हम भी चाह रहे हैं। हमने चिट्ठी भी लिखी कि भाई भारत सरकार अगर है तो बातचीत करे हमसे, लेकिन कुछ मंत्रियों के बयान जरूर आते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा और बातचीत कर लो। ऐसे कैसे होगा कि भाई कंडीशनल बात करेगा? किसान इतना कमजोर तो नहीं अभी देश में। इसने तो देश की आज़ादी में बड़ी कुर्बानी दी है और देश की जब आज़ादी की लड़ाई चली तो 90 वर्ष लड़ाई चली, आंदोलन चले और उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। अब इसको देखते हैं कि कितने दिन चलेगा। अब तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें कम से कम ये तो है कि आंदोलन करने का राइट है, हमको संविधान में राइट्स दिए गए हैं और हम 7 महीने से कर रहे हैं। तो ये है कि ये लंबा और आंदोलन चल सकता है अभी। तो ये आंदोलन आप कब तक चलाना चाहते हैं? ये आंदोलन का कोई अंत है, कोई और छोर है? आंदोलन तो ये है कि जब तक भारत सरकार चाहेगी जब तक ये आंदोलन चलेगा। कानून को भारत सरकार ही वापसी ले सकती है। अब भारत सरकार शायद 2022 में वापसी ले ले, हो सकता है कि 23 में वापसी ले ले, हो सकता है कि 24 में तो वापसी हो ही जाएंगे अगर ये इसी तरह से मूवमेंट। आप बार बार 2022 का जोर क्यों दे रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं? आपका दवाई वाला मैंने बयान सुना है, आपका मंतव्य क्या है? हाँ, नहीं ठीक सुना हमारा, आपका ने जो ठीक सुना, जो दवाई वाला फार्मूला है वो ठीक सुना। गांव के लोगों की कहावत है कि दिमाग की बुखार है भारत सरकार को और दिमाग की बुखार लंबा चलता है और उसका इलाज भी लंबा ही है। तो उम्मीद है कि 3 साल उसको लगेंगे ठीक होने में। कुछ दवाई उसको बंगाल से मिली, कुछ वहां से उसको हल्का सा रिएक्शन हुआ, वहां से उत्तर प्रदेश में ठीक हो जाएगा, फिर उत्तराखंड से कुछ ठीक होगा, कुछ पंजाब से ठीक होगा, तो होता रहेगा ठीक। 3 साल में हो जाएगा ठीक। 2024 में मई में ये कानून वापसी हो जाएंगे, सरकार का दिमाग भी ठीक हो जाएगा और भारत सरकार इस कानून को वापसी ले लेगी। इसका मतलब ये गांव के लोगों की कहावत कहना है ये। अब आप इसका मतलब कि अब आप लोग राजनीतिक होने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को वोट की भाषा में जवाब देना चाहते हैं? सरकार को वोट की भाषा में जवाब देना चाहते हैं। तो अच्छा, जिस आदमी को जोन सा मरज होगा उसे वही तो दवाई दी जाएगी। अगर किसी की पेनक्रियाज खराब है तो उसकी दवाई दी जाएगी, किसी को लीवर की बीमारी है उसकी दी जाएगी। तो ये तो टेस्टिंग है भाई, जिसको जो बीमारी है उसको दी जाएगी, उसको वही दवाई, उसी से वो ठीक होगा। और हमने अपना भी तो बताया कि हमारा इलाज पार्लियामेंट में है। देखो क्या विडंबना होगी कि गांव के लोगों का, किसान का इलाज पार्लियामेंट में है
बड़ा अस्पताल है पार्लियामेंट, और वहां पे डॉक्टर भी हैं, हमारा इलाज वहां पे है, और दिल्ली सरकार का इलाज जो भारत सरकार है उसका इलाज गांव में है। तो गांव में आप क्या तो करने गाँव के वाले लोग हो? तैयार आप बैठे बार उसका बार ये इलाज कहते करने हो के। कि सरकार का गांव में इलाज करेंगे, सरकार का गांव में इलाज करेंगे। कौन सा इलाज करना चाहते हो? इनका वोट की दवाई इनको देंगे, जो वोट है ना उसकी दवाई देंगे। ये जब गांव में जाएंगे तो इनसे लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन को ये जवाब देंगे। इनकी तो तलाश कर रहे हैं कि ये गांव में आए, इनको गांव में जाना चाहिए। अब नहीं, गांव में के तो लोग जा रहे हैं। तैयारी कर पंचायत रखे हैं चुनाव कि ये गांव में आए। में बीजेपी ने काफी बीजेपी के नेता निकले भी थे, गांव गांव गए भी थे। कितनी सीटें मिली इनको मुझे नहीं पता। देखो कौन सा गणित है भाई। हाँ नहीं, हम बता देंगे, आप क्यों बताओगे जी? आपको बताने भी नहीं चाहिए। हाँ, बताने से, क्योंकि बुखार तेज होता है, बताने से ज्यादा बताने भी नहीं चाहिए। देखो इनको 642 सीटें मिली हैं, इन्होंने करीब 150 सीटें बेईमानी से जीती हैं। और उस जो टीचर हैं, जो मैथ का टीचर हैं, कि जिला पंचायत अध्यक्ष इनके ज्यादा बनेंगे बीजेपी के। भाई वो मैथ का टीचर हमको भी बता दो कहाँ है, कहाँ की पढ़ाई पढ़ाता है वो। हाँ, उससे मिलवा दो हमको भी। हाँ, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के बहिष्कार की या बीजेपी के खिलाफ वोट करने की सलाह किसान, गांव, ग्रामीण, मजरा और पूर्वा में देने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको खुलकर ये बात बोलनी देंगे, चाहिए। देंगे, हाँ देंगे। इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। ये कहेंगे जो बंगाल में कहा बीजेपी को वोट नहीं देना, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, ये हम कहेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। 3 साल से गन्ने का, 4 साल से कोई भाव नहीं बढ़ा, 5वां साल अब है। ये बात कहेंगे। बिजली के रेट का सवाल है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। आलू का किसान उत्तर प्रदेश में बर्बाद हुआ, सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। मक्का का किसान है। गेहूं, आज भी जो डीएम के ऑफिस है वहां पे गेहूं की लाइन लगी हुई है, मंडियों में गेहूं पड़ा हुआ है। तो ये बात करेंगे हम, सारी बात किसानों के बीच में। कोरोना से कितने लोगों की डेथ हुई, जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिली, हॉस्पिटलों में लोग दरवाजे पे मरे हैं। 160 रुपए का गैस का सिलेंडर 20-20 हजार रुपए में लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन तो आवेंगे ना, गांव के लोग ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बीजेपी की खिलाफत करेंगे तो आप वोट किसके लिए मांगेंगे? हम नहीं वोट किसी के लिए मांगते, हम तो इनका वो करेंगे। भाई इनको ना दो, जिसको चाह दे लो। हाँ, मतलब बीजेपी को ना दो, बाकी चाहे जिसको दे दो, ये कहना चाहते हो आप? आज जिसको भी दे लो, जिसको ठीक लगे भाई उसको दे लो जी। तो क्या भारतीय किसान यूनियन चुनाव के बारे में कुछ धारणा रखती है? क्या आप अपने कुछ प्रत्याशी या किसी पार्टी से उतारने की कोई प्लानिंग है? आपका कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ेगा? ना ना, हमारा नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है ना हमें चुनाव लड़ना। हमें तो आंदोलन, देश में मजबूत रहना चाहिए। आंदोलन अगर होगा तो उसी से ही देश को फायदा होगा, क्योंकि जब आज़ादी मिली तो वो आंदोलन से मिली है। तो हम तो आंदोलन की भाषा जानते हैं, उसी भाषा में हम आंदोलन करते रहेंगे। अब कितने दिन करना पड़ेगा ये तो नहीं हम कह सकते। सरकार आपको केयर नहीं करती। और पिछले दिनों मेरठ के जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन फुस हो गया है, 25-30 लोग केवल बैठे रहते हैं, मैं तो रोज गुजरता हूं उधर से। राजेंद्र अग्रवाल आपके मेरठ से सांसद हैं। अब भाई ये तो कोई हमारी उसके किसान संगठन के एडवाइजर बॉडी के मेंबर है नहीं अग्रवाल साहब, और यहाँ दिखे नहीं कभी। आ जाते हैं यहाँ तो और लोग भी आते हैं बीजेपी के, और बीजेपी वाले को तो कह रहे तो ये तो अपनी पार्टी को बचा ले पहले। बड़ा इनके साथ में भी बड़ी दुखद घटना हुई। भाई इनकी पार्टी खत्म होगी, इनकी पार्टी की सरकारें नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार है। इनके जो बड़े लीडर थे वो हाउस अरेस्टिंग है उनकी, वे बोल नहीं सकते। तो इन्हें तो अपनी पार्टी बचानी चाहिए पहले। बड़ी दुखद घटना इनके साथ में भी हुई। जिन लोगों ने पार्टी बनाई आज वे उससे दूर हैं। दुखद घटना है इनके साथ में। पर सरकार की दवाई करने की आप तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी की दवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार और बीजेपी ने तो आपकी भी दवाई कर रखी है, 7 महीने से बैठे हैं, कोई पूछ तो रहा नहीं आपको? हाँ, कोई बात नहीं पूछ रहा तो यही तो दवाई है कि नहीं पूछ रहा। गांव के लोग आ रहे हैं, आज बहुत ट्रैक्टर लेकर आए।
मगर भाई देख लो क्या हालत है, कहने लगा जी आज आने दो इनको, गांव मत आने दो। तो ये यात्राएं चलती रहेगी और ट्रैक्टर से चलती रहेगी यात्राएं। जब जब किसान ऐसी गर्मी में आता रहेगा, बरसात में आता रहेगा, सर्दी में बैठा रहेगा, तो ये दवाई लंपट्टी तो कर रहा है इनका, वो हो जाएगा, इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना, बगैर इलाज के तो मानने नहीं है। तो इलाज आप इनका वोट से ही करना चाहते हो या कोई और तरीका है? ना वोट से ही होगा, क्योंकि जिसका जो बीमारी है और उसको कौन सी बीमारी का कौन सा इंजेक्शन है, वो तो भाई पॉलिटिकल आदमी का वोट से इलाज होता है, तो वोट से ही कर लेंगे इनका इलाज। पर अभी गेहूं की खरीद हुई, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या किसानों के गेहूं खरीद हुई एमएसपी की प्राइस पे उनको मिला? नहीं, आप वो मेरठ में वहां पे करवा दो पता। अभी भी डीएम के ऑफिस में ट्रॉली लगी हुई है, तो डीएम साहब ये कह रहे हैं वहां के प्रशासन कि इसको 1600 रुपए में हम बिकवा देते हैं आपके गेहूं की। ये जानकारी है कि प्रशासन जब बीच का दलाल बन जाएगा और भारत सरकार कह रही प्रधानमंत्री के एमएसपी है, थी और रहेगी, और मेरठ का यहाँ का डीएम वहां का प्रशासनिक अधिकारी 1600 रुपए में गेहूं की बोली लगवाता हो, अपने डीएम के ऑफिस में लगवाते हो, तो आप उसकी जानकारी कर लो कि भाई बिक रहा या नहीं बिक रहा, किसका गेहूं बिका है। 1600 रुपए में व्यापारी को गेहूं दुआते हो और उसके बाद में वो एमएसपी पे सरकार खरीदती हो, तो 400 रुपया कहां ये जा रहा है। और ऐसी खरीद हुई है कि सस्ते में गेहूं खरीदा गया और महंगे में गेहूं को सरकारी खरीद में बेचा गया जी। ये बड़ा उसका अड्डा बना है दलाली का, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। पर आपको पता है आप सरकार से लड़ रहे हो, कभी तो भी आपको धरना स्थल से हटाया जा सकता है। आपको पता है कि आप सरकार से लड़ रहे हो। और हटा दो भाई, हाँ सरकार से लड़ रहे, पता है हमें, उसी के लिए तो बैठे हम। हटा दो हमें धरना स्थल से, लाठी बजा दो, गोली बजाओ, मतलब वैचारिक क्रांति को बंदूक से दबाना चाहते हैं तो दबाओ उसको। देखो हम तो उस जहाज में है कि अगर जहाज पानी का जहाज डूबेगा भी ना, तो पायलट की तरह हम उसी में ही वहीं डूबेंगे, हम धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। ये गलत फहमी सरकार निकाल दे अपने दिमाग में से कि धरना स्थल खाली हो जाएंगे। धरना स्थल खाली नहीं होंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख आदमी भी यही हैं। सरकार कह रही कि इस तरह के प्रदर्शनों से आप अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। हम 26 तारीख भी यही हैं। ये आप बार बार 26 तारीख की रट क्यों लगाए रहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप 26 तारीख को? अरे 26 तारीख को तो इन्होंने 26 जनवरी भी 26 तारीख को आई, और 26 तारीख में जो इन्होंने करा, जो पाप करा है, वो इनको भुगतना पड़ेगा। अगले महीने भी 26 तारीख आएगी। उसमें क्या पुलवामा का हमला हुआ था क्या? वो किसने करवाया था? वो पाप तो इनको 26 तारीख इनके पाप भर गया है पूरा, 26 तारीख इनको लेकर जाएगी, अगले महीने में भी आएगी। उसमें यह पता चला कि इन्होंने ही कोई हमला करवाया था। तो ये आंदोलन को आप दोबारा से फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना काल के बाद। आपके पास सरकार का कोई संदेश आया अथवा नहीं आया? ना आया नहीं, हमने चिट्ठी लिखी थी कि हम बात करना चाहते हैं, तो उनका जवाब नहीं आया कोई। तो क्या कल आप ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी में हैं और कहां से कहां तक करेंगे? आपकी योजना क्या है? नहीं, हमारा तो ये यहाँ जो गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है, हमारे ट्रैक्टर यहाँ तक ही आए हैं, यहाँ तक ही रहेंगे और यहीं अपना मीटिंग करके फिर ये ट्रैक्टर कल और परसों 3 दिन में वापसी चले जाएंगे, ज़्यादातर ट्रैक्टर जो आए हैं। और फिर ये दूसरा मार्च है, फिर तीसरा मार्च फिर निकलेगा, वो उसकी डेट अभी निर्धारित नहीं हुई। और फिर चौथा मार्च फिर 26 तारीख में, 24-25 तारीख में फिर आएगा जुलाई में, उसके बीच में एक हो रहा जाएगा। तो हर 15 दिन में एक मार्च निकलेगा। तो ये वैक्सीन की कितनी डोज आप दोगे? ये तो लगातार मुझे लगता है डोज पे डोज दे रहे हो, पर असर तो नहीं हो रहा। हाँ डोज देंगे इनका जब तक आराम नहीं होने का। ये ऐसा लगता है कि ये इनको हर महीने डोज देनी पड़ेगी, आराम हो जाएगा उससे। मतलब क्या? डोज तो देनी पड़ेगी भाई। अगर डोज नहीं देंगे तो इनको आराम कैसे होगा? हो जाएगा इनको आराम। आपको भी तो आराम दे सकती है सरकार डोज देके। और दे दो, हम तो तैयार बैठे हैं।
पिछला डोज भूल गए क्या आप? है जी, पिछला डोज? हाँ दे देते, क्यों हट गए थे वापसी? आप टकराव के रास्ते पे हैं क्या राकेश टिकैत जी? ना ना, शांति के रास्ते पे। पर आपकी बातों से लगता नहीं कि आप शांति के रास्ते पे। ना ना बे, हमारा देखो गांव के आदमी, हमारी भाषा ऐसी है तो भाई उसको वे गलत समझ लिया, कुछ समझ लिया। हम तो शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। टिकैत साहब ने आंदोलन करना सिखा, 350 बार जेल गए, तो हम तो उसी रास्ते पर चलते हैं। भाई 7 महीना हो गया, आप अपने घर नहीं जा रहे हैं, घर बार छोड़ा हुआ है, जिला छोड़ा हुआ है, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हम सब आपके लिए चिंतित हैं भाई। नहीं नहीं, हम 2024 तक पूर्ण हो जाएगा हमारा मामला। भारत सरकार 2024 में मई में ये कानून वापसी ले लेगी, ये उम्मीद है हमको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और किसान भाइयों के सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और मेरी तरफ से उन सबको नमस्कार कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत 2024 तक के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कुछ भी हो जाए वो आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। 2024 में सरकार खुद ही बदलेगी। वो कहना क्या चाहते हैं आप सब बेहतर समझते हैं। आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अशोक पांडे मेरे साथ बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। भाई अशोक पांडे जी, 7 महीना हो गया हमारे प्रदेश का, हमारे देश का किसान भाई सड़क पर है, आप समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, इतना अहंकार किस बात का? देखिए, अहंकार की बात नहीं है। हमारे 9 बार भारत के कृषि मंत्री जी ने इन लोगों से बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया। ईमानदारी की बात यह है कि पहले ये आंदोलन प्रारंभ होता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो हमने आश्वस्त किया एमएसपी नहीं खत्म होगी, मंडियों की व्यवस्था हमने सही किया। फिर हल्ला मचा कि किसानों का खेत पूंजीपति ले लेंगे, जबकि पंजाब में स्वयं कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूंजीपतियों से आलू की खेती कराई, किसी ने नहीं लिया उनकी जमीन। ये अफवाह उड़ा के इस तरह का आंदोलन ये दुर्भाग्यजनक है। हम तो लोकतांत्रिक फिर भी बातचीत तो करिए तरीके से, निश्चित तौर पे हम वार्ता को हमेशा तैयार हैं, लेकिन टिकैत जैसे लोग, जो लोग आश्वस्त करते हैं कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर का जुलूस निकालेंगे और हमारे कार्यकर्ता ध्यान रखेंगे, और हुआ क्या कि राष्ट्रीय झंडे को लाल किले से उखाड़ कर, पर वो तो अब आपकी दवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। आपने सुना राकेश टिकैत को, वो आपकी दवाई की तैयारी कर रहे हैं, और गांव में आपके लिए दवाई का इंतजाम किया है। राकेश टिकैत अब राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। वो 2 बार खुद चुनाव लड़े हैं, जनता ने उनकी दवाई कर दिया है। उनको मालूम है कि किसान एक तरफ ये विरोध कर रहे हैं, आज उनके पास 26 किसान खाली बचे हैं, क्योंकि इसी हमारे इसी कानून के समर्थन में हजारों किसान आंदोलन भी कर चुके हैं। समर्थन में है तो विरोध में भी है। थैंक यू, जूही सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। थैंक यू हम किसानों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि किसान भाई, आप इस कानून को देखिए, ये आपके लिए बनाया गया है जी। अगर पांडे जी धन्यवाद, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा वेट करें। जूही सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। जूही सिंह जी, 7 महीने हो गए, हम पेचीदा से पेचीदा मामलों का समाधान खोज लेते हैं, लेकिन हमारा अन्नदाता सड़क पे बैठा है, हम कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा है इसका? ब्रिजेश जी, क्योंकि सरकार इसका समाधान निकालना नहीं चाहती। जैसा आपने कहा कि 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कई 100 मौतें हो गई हैं, किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार वही प्रेजेंटेशन बार बार बुलाकर किसानों को दिखाती है
किसानों को नहीं ये दिखाई दे रहा है कि इन कानूनों से उनका कैसे लाभ होगा। उनकी एक डिमांड है कि आधिकारिक तौर से हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए। सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। जब वो मिल ही नहीं रहा, आज तक मिला ही नहीं, तो किसान कैसे विश्वास कर ले? किसान वहां बैठे हैं, किसान को देशद्रोही कहा गया, किसान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाया गया, किसान को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। ये किस तरह की सरकार है कि किसान से बात नहीं कर सकती है? मेरे ख्याल से जनवरी के बाद कोई बात हुई भी नहीं है। किसानों ने मई के समय 2 चिट्ठियां लिखी थी सरकार को कि हमसे बात कर ली जाए। वो सरकार करना नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून जब स्थगित कर रखा है और आप खुद भी उससे 75% कानून को आप मॉडिफाई करने के लिए तैयार है, तो सारे कानून रद्द कर दीजिए ना। किसान से बात करिए, किसान की मजबूरी समझिए और जमीनी हकीकत समझिए। ब्रजेश जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, किसानों के हालात से आप वाकिफ हैं। कहाँ कृषि में किसको फायदा हो रहा है और क्या जमीनी हमें पॉलिसीज बनानी मैं तो पड़ेंगी, हमेशा डिबेट जिससे में कहता हूं कि एक 70 साल मुनाफे से का सौदा और बड़ा। भारत में अगर कोई घाटे की का सौदा कर रहा है, घाटे का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ भारत का किसान है जो लगातार घाटे की खेती करता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए ब्रिजेश जी, कैसे किसान बुआई सिंचाई करेगा? उसके आपने और आप किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले आप दाम बढ़ा देते हैं, फिर जब प्रेशर पड़ता है या पब्लिक डोमेन में आता है तो अभी तो बढ़ ही रहा है मैडम। अब जिस दिन नहीं बढ़ता उस दिन हम लोग खबर बनाते हैं। ये तो खाद जी, और मैं तो खाद की बात कर रही हूँ, मैं तो डीएपी की बात जो इन्होंने किया उसकी बात कर रही हूँ। तो कैसे डॉक्टर उमाशंकर पांडे, थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका। मंडियों की बात करते जी, धन्यवाद। डॉक्टर उमाशंकर पांडे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस से हैं। भाई पांडे जी, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 7 महीने में हम कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन राकेश टिकैत की बात और भारत की सरकार यानी यूनियन और किसानों के बीच मुझे कोई रास्ता बनते दिख नहीं रहा है। और ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है, 3 सीजन निकल गया, बरसात निकल गई, जाड़ा निकल गया, गर्मी निकल गई, फिर बारिश आ गई है। कब तक हमारे किसान भाई सड़क पर बैठे रहेंगे? आप लोग कुछ मदद क्यों नहीं करते हैं कि इसका रास्ता निकले? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी तो लगातार चाह रही थी कि ये काले कानून खत्म हो और लगातार हम लोग किसानों के साथ हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये कोई सरकार नहीं है देश में, ये कंपनी चला रही है इस सरकार को, यानी कि कंपनी की सरकार है। और जब कंपनी की सरकार है तो वो अपने मुनाफे के बारे में सोचेगी। किसान मरते हैं तो मरने दें, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। और ये लोग तो अंग्रेजों से ज़्यादा ज्ञान लेते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे उसने यहाँ पे राज किया, फूट डालो और राज करो, वो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज करने के लिए लगा रही है। वो फूट डालती है तमाम आधार पर। मैं अभी अशोक पांडे जी को सुन रहा था, कह रहे थे पंजाब में पहले से था। ब्रजेश जी, इनको ये जरूर बताना, एक तो इनके अंदर मुझे लगता है कोई टेप रिकॉर्डर का चिप है, एक ही तरीके से बजता है, कभी बदलता ही नहीं। पंजाब में जब ये अरे हमारे पांडे जी बहुत सीनियर आदमी है, ऐसी बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ब्रजेश जी जब पंजाब में चल रहा था तो किसानों के पास 2 अधिकार थे। एक तो वो कोर्ट भी जा सकते थे और दूसरा सीमित भंडारण का कानून था इस देश में। क्या भारत सरकार बात नहीं करना चाहती है या किसान यूनियन अड़ी हुई है? देखिए, आप कृषि मंत्री जी का बयान समझ लीजिए। उन्होंने कहा हंसते हुए, जिस व्यंग्यात्मक लहजे में तोमर जी ने कहा था, वो देश के किसानों का अपमान था कि इन 3 कानूनों को छोड़कर किसी बात पे कोई बातचीत करनी हो तो आइए हम तैयार हैं। ये क्या मूर्खता भरी बात है। किसान आंदोलन कर रहा है, 500 से बढ़कर 1000 के नजदीक किसानों की शहादत पहुंच गई है और कृषि मंत्री बयान देते हैं, व्यंग करते हैं किसानों के ऊपर कि 3 कानून छोड़ के किसी पर बात कर लीजिए। देखिए, एक और लास्ट बात मैं कह दूं, थैंक यू कि लास्ट बात ब्रजेश जी, कि अगर मुख्यमंत्री योगी मोदी जी की बात नहीं मान रहे हैं तो ये तो चल जाएगा कि दोनों की अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन इस किसान के मुद्दे पर सीएम नरेंद्र मोदी, खुद पीएम नरेंद्र मोदी की बात नहीं मान रहे हैं, इससे ज्यादा दोहरा चरित्र और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रोहित अग्रवाल, किसानों की पार्टी है। बहुत स्वागत आपका रोहित। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है और आपकी पार्टी इस मामले में समाधान का कोई पहल क्यों नहीं कर रही है? क्या आप चाहते हैं कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो जाए ताकि आपको भी इसका काफ़ी फायदा हो, जो कि हुआ आपको पंचायत चुनाव में?
तो क्या आप चाहते हैं कि ये लंबा आंदोलन खींचे? आप खुद नहीं चाहते कि इसका कोई समाधान निकले? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इतना परम सीमा पे पहुंच चुका है कि उनको जनता के दर्द और दुख से कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात अगर राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल में कल माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रधानमंत्री जी से विनती की है कि इस आंदोलन को खत्म कराएं, किसानों से वार्तालाप करें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं, और उसके बावजूद किसानों के साथ वार्तालाप नहीं हो रही है। 22 जनवरी आखिरी डेट थी जब किसानों के साथ वार्तालाप हुई थी। आज 22 जनवरी के बाद से किसान निरंतर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। कोरोना की दूसरी वेव भी आके चली गई और किसान अपना घर बार छोड़ के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो कहते हैं कि वहां पे तो हमें किसान दिखाई नहीं पड़ता है। अरे आप क्या चाहते हो? मतलब किसान किस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा? अब जब किसान ने कहा कि ठीक है आपको हम नहीं दिख रहे हैं तो हम ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं 26 जून को, तब आप कहते हो नहीं जी आप धमकी दे रहे हो। आप चाहते क्या हो? आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हो। लोकतंत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अहिंसावादी तरीका है आंदोलन का, जिससे आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते हो। पर देश का दुर्भाग्य है कि आजाद तो भारत सच्चाई का है ये सबसे बड़ा आंदोलन रोहित, इसमें भी तो सच्चाई है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में आपने अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत किया। आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आपकी पार्टी है। ब्रिजेश जी, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ये कहीं छुपा हुआ नहीं है कि हम किसानों के लिए राजनीति करते हैं और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी की 325 सीटें उत्तर प्रदेश में आने के बावजूद और केंद्र के अंदर एक मजबूत सरकार होने के बावजूद आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हो। और रही बात हमें राजनीति करने की, तो अगर हमें राजनीति करनी होती तो माननीय जयंत चौधरी जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहते किसानों से वार्तालाप कर लीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हरनाम जी, आपने सुना कि भाई अशोक पांडे कह रहे थे कि 26 किसान भी नहीं बचे आपके पास, तो दवाई किसकी करोगे? ये आपकी दवाई कर देंगे। एक सत्यनारायण स्वामी की कथा पंडित जी कहते हैं, इनको वही पत्थरा पकड़ा दो, इनको कुछ पता नहीं मूरी गाजर का। 26 किसान है, कोरोना में वहाँ किसान नहीं हटा है। अशोक पांडे जी तो इनकी कहीं गिनती नहीं होती। देश के जो प्रधानमंत्री, जो विश्व गुरु बनना चाह रहे थे, ये आंदोलन नहीं हटने वाला है ब्रिजेश जी। कैसे नहीं हटेगा? नहीं हटेगा। कोई चीज आप, कोई दवा हमको जबरदस्ती खिलाओगे? हमको कोई बीमारी नहीं है तो कौन सी दवाई सरकार को देने की तैयारी कर रहे हो? गांव में क्या कह रहे थे राकेश टिकैत? वो ठीक है कह रहे हैं। राकेश जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। राकेश जी ने कह दिया है कि 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। तो ब्रिजेश जी, इसमें देखो छोटे बड़े जो भी बातें हैं, हम शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हैं, वो शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलता रहेगा। मतलब जब महीने की 26 तारीख आएगी तो एक दो जिलों से लोग आ जाया करेंगे। अब कोई सांसद कुछ कहता है, कोई इनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं। इनको तो देखो, दिल्ली में जो डिबेट पे बैठते हैं वो पीएमओ से एक पर्चा आता है, वो पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इनको बता दिया जाता है ये आपको पढ़ना है, और इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। एक लेखपाल से पैमाइश तो ये करा नहीं सकते हैं। अगर इनसे कह दो, अशोक पांडे जी से, ग्राम समाज की एक बिस्वा जमीन अगर ये छुड़वा दें तो बताइए, हम बताएंगे कि वहाँ अवैध कब्जा हुआ है। और पता नहीं कौन कौन। इसका समाधान कैसे निकले, इसकी कुछ तैयारी किया है? समाधान देखो, समाधान तब निकलता है। एक मैं आपको, लेकिन राकेश टिकैत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो थोड़ी आक्रामक भाषा लग रही है। ऐसा मुझे लगता है कि अब वो राजनीतिक बदला लेना चाहते हैं बीजेपी से। उन्होंने कहा मैं बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा कि बीजेपी को वोट ना दो। नहीं, आप बताओ, बीजेपी को चुन के हम किसान लाए थे। गांव ग्रामीण में पता कर लो, पूर्ववर्ती सरकारों से जो उन्होंने काम किए, और बीजेपी ने कहा कि अरे 1.25 लाख करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान कर दिया, 36,000 करोड़ के बिजली बिल माफ कर दिया, और क्या किसी का घर ले लोगे? 36,000 करोड़ बिजली का कौन सा बिल माफ? हमारा तो 2 रुपये माफ नहीं हुआ। जिसका माफ हुआ हो उसकी लिस्ट दिला दो ब्रिजेश जी। अरे ब्रिजेश जी थोड़ी लिस्ट रखे हैं। नहीं तो ये अशोक पांडे जी दिला दें। जो जहाँ मिलती हो वो हमको बता दो, हम ले आए। अच्छा, देखो, हम लोग, जैसे टिकैत साहब ने कहा, हम लोग बहुत शांति से, हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाने के प्रयास किए गए।
हम देखो इस आंदोलन को, अभी मिंथा के किसानों का ब्रजेश जी बड़ा नुकसान हो गया इस बारिश से। अब लोग बता रहे हैं कि ये कोरोना के कारण हो गया, तो हमने कहा क्यों भैया, कैसे कोरोना के कारण? कहा कि प्रदूषण कम हुआ तो वर्षा मानसून जल्दी आ गए। अब पता नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ये। अब हम लोगों को तो वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, अभी राकेश टिकैत जी को भी आपने गौर से सुना होगा। मुझे लगता है कि अब ये जो आंदोलन है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया है। बंगाल के बाद अब इस आंदोलन का पूरा फोकस, मुझे ऐसा उनकी बातों से प्रतीत हुआ कि अभी उत्तर प्रदेश में फोकस करेगा और बीजेपी को काफी परेशान कर सकता है। वो कुछ दवाई, कुछ दर्द, कुछ आराम देने की बात कर रहे थे। आई डोंट नो, अब आप उसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखिए, ये किसानों का आंदोलन बीजेपी के समझ में भले ना आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसने जता दिया कि उसका असर है इस पर। इसे बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है, ये बात अलग है, लेकिन जब सिंबल पर ये चुनाव हुए तो जिले में बीजेपी कितना जीती है उसके नेता ये अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब ये अध्यक्षी के चुनाव में चाहे जो जीत हार करें वो अलग बात है। बीजेपी जिले जिलों में हार गई जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, ये बात सब लोग जानते हैं। रही बात इस आंदोलन की, आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? ये सिलसिला रोकने के लिए कौन आएगा? क्यों कोई आगे नहीं आता? कब ये तय होगा? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह आंदोलन चल रहा है और केंद्र के 3 कानून के खिलाफ चल रहा है। अब यूपी सरकार के किसी नेता की भी इतनी हिम्मत नहीं, मंत्री की, कि वो बातचीत के लिए ही वहां चला जाए जब तक केंद्र का इशारा न मिले। जो लोग कि जब विपक्ष में थे बीजेपी, तब वो किसानों को गन्ना का मूल्य 450 रुपया कुंटल देने की मांग करते थे। वो किसानों के लिए डीजल सस्ता करने की बात करते थे, किसानों को फ्री बिजली देने की बात करते थे। आज जब बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में 7 साल से है और यूपी में 4.5 साल से, तब बीजेपी ये सब बातें नहीं करती या इन सब वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई वो। तो उस भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर किसान उपेक्षित है तो इससे बड़ा राजनीति का कहा जाए दोगलापन, या आप कह लीजिए कि राजनीति में जो पलटू राम की नीति है वो शायद इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, कि नेता अपने फायदे के लिए कितने बड़े बड़े वादे कर लेता है और उसके बाद वो पलट जाता है सत्ता मिलने के बाद। आपने देखा कि इस किसान आंदोलन में ट्रैक्टर एक बार चलाया गया था 26 जनवरी को, और तमाम लाठीचार्ज हुआ, बिदल के आंदोलन तितर बितर करने के लिए तमाम सारी कोशिशें हुई, कीलें ठोकी गई, बिजली काटी गई, कोरोना काल आया, सब कुछ वो झेलते रहे, दर्द सहते रहे, घर नहीं गए। आप ये देखिए कि महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी ये इंतज़ार किया कि बीजेपी की सरकार आए तो ये हमारी बात सुनेगी, आज वो किसान कह रहा है कि बीजेपी की सरकार हमारा खेत बेचने पर आमादा है, हमारा जीवन का जो हमारे जीने खाने का सहारा है वही छीन लेने की तैयारी में है। इस बात को अगर जनता समझ रही है तो सरकार क्यों नहीं समझ सकती? और अगर सरकार नहीं समझती है तो उसका खामियाजा तो भोगना पड़ेगा। जो सभी का पेट भरते हैं, जो किसान हैं, उनके अपने घर में कितनी मजबूरियां हैं, कितना इस महामारी में उनके ऊपर संकट आया, उनके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं रही, उनके बच्चों को, उनके परिवार को बीमारी ने जकड़ा, और उसके बावजूद वो डटे हैं आंदोलन पर। ये बड़ी हिम्मत की बात है, ये भारत जैसे देश में एक ऐतिहासिक काम भी है। आप इस हिम्मत को आने वाले पीढ़ियों को जब बताएंगे तो लोग मानेंगे कि राकेश टिकैत जैसा भी नेता था। महेंद्र सिंह टिकैत को लोगों ने देखा है, उनके भी तमाम किस्से हैं, लेकिन आज इस संचार के युग में, आज गली गली बात बात पर पलटने वाले युग में, ना राकेश टिकैत का कोई बिकने वाला वीडियो आया, ना बात आई, ना वो आंदोलन से कहीं इधर उधर भटके। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे पांडे जी बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो कैसेट चाहे एक बजाते हों हर डिबेट में, लेकिन ये बात सही है
कि बीजेपी एक आधुनिक जमाने की पार्टी बन चुकी है, उसके नेताओं को, बहुत सारे मंत्रियों को भी पुदीना और धनिया का अंतर नहीं पता होगा, लेकिन वो कृषि विभाग में और किसानों के मामले पर ज्ञान देने आते हैं और उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है हमको, आपको। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये ब्रजेश जी, ये किसान ये कहते हैं भाई कि तुमने बदले हमसे गिन गिन कर लिए और हमने क्या चाहा था तुम्हें इस दिन के लिए। तो जिसको बड़ी उम्मीदों से चाहा था इन्होंने, आज उनसे ये निराश है। किसान के घर में तमाम परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसके बच्चों को भी स्कूल की फीस देनी पड़ रही है, उनके यहाँ भी इलाज की समस्या है, लेकिन वो धरना दे रहे हैं। तो बीजेपी को खाली वोट लेना है इनका, या इनका दुख दर्द भी सुनना है? और अगर नहीं सुनना है तो एक पंचायत चुनाव के परिणाम पर भी नहीं मान रहे हो, आगे और चुनाव हैं, कितने लोगों को नाराज करके इस प्रदेश में आप सरकार चलाएंगे या बनाएंगे? करेक्ट बात है। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा जी। बहरहाल आज आपने कहा कि भाई आपने इन 7 महीनों में दोबारा कोई चिट्ठी लिखी, मुलाकात की कोशिश की, और वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका भी जवाब आया। तो उसी पर सुनिएगा कि क्या कहूं उसको, क्या कहूं उससे कि जो बात समझते ही नहीं, और वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, और किसी मोड़ पर चलो फिर मुलाकात होगी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अशोक पांडे जी को लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 सवाल उठाए हैं राकेश टिकैत ने, कृषि से जुड़े कानूनों को लेकर, आंदोलन को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर। आप इस पूरे मामले को अगर सुलझाना चाहते हैं तो बातचीत की टेबल पे क्यों नहीं लौट रहे हैं? अगर बातचीत की टेबल पे आप लोग लौट जाएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समाधान निकल जाएगा। तो भारत की सरकार खुद पहल करे, इनको इनवाइट करे विज्ञान भवन में, दोबारा से भोजन कराओ इनको, इनके साथ बैठकर चर्चा करो। क्या कठिनाई है? विजय भाई, निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने दरवाजा खुला रखा है। बार बार कृषि मंत्री जी वार्ता को करते रहे को हम तैयार हैं, लेकिन जी रहे हैं इसमें किसानों का दुर्भाग्य कहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, एमएसपी उसी तरह रहेगी। किसान अपनी पैदावार को जिस प्रदेश में चाहे तो जाके बेच के उचित मूल्य ले सकते हैं। इनकी जमीन कोई भी नहीं ले सकता है पूंजीपति करने की खेती। तो यही बात आप इनको, यही बात इनको, यही बात बैठा के समझाते क्यों नहीं हो इनको? निश्चित तौर पे हम तो चाहते हैं कि किसान भाई एक बार इस जो कानून बना है उसको देखे, तो अगर उनका कहीं भी अहित होगा तो हमारी सरकार निश्चित तौर पे उसमें संशोधन को पूरी तरह तैयार है। आपने सुना राकेश टिकैत ने क्या कहा? आओ गांव में बताएंगे, आपकी दवाई करेंगे। देखिए, राकेश टिकैत जी तो राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के चलते दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, उन्हीं के चलते उसी भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद लगा, उन्हीं के भीड़ में कहा गया कि इंदिरा को देखे हैं, मोदी को भी देख लेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है, हम तो किसानों के साथ हैं और किसानों के हित के लिए हमें कानून में संशोधन करना होगा। तो हम जैसे प्रवक्ता बैठेंगे तो बीजेपी का बट्टा बैठन जाएगा। और हाँ, क्या कह रहे हैं हरनाम सिंह आप? बोले। हम कह रहे हैं ऐसे प्रवक्ता बैठेंगे, ये हैं संबित पात्रा हैं, तो बीजेपी का भट्टा पूरा बैठन जाएगा। तो आप क्या बीजेपी, क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अरे काहे नहीं, ये बताते हैं दरवाजा खुला, प्रधान जी बताते हैं, प्रधानमंत्री जी बताते हैं। बिल्कुल दरवाजा खुला है। किस दरवाजे में आ जाएं बताओ? हाँ, बात कर लो, आपस में बात करो। के बेटे ही प्रधानमंत्री पूछो सवाल। है, पूछो। आप आ सकते हो, आपके लिए दरवाजा खुला है। हाँ, जवाब दो। सुनो अशोक जी, आप दरवाजा यहाँ यूपी गवर्नमेंट का बता दो, दिल्ली का बता दो, अभी वहाँ चले जाएंगे लोग बात करने। और यहाँ के यूपी के कोई मुद्दे, तुम्हारे अधिकारी फोन उठाते हैं, पता है? कलेक्टर, एसडीएम फोन उठाते हैं, कमिश्नर फोन उठाता है, फोन लगाओ।
बैठ के टीवी पे भाषण मारने से काम नहीं चलेगा। ये सुन लो, कोरोना में आंदोलन नहीं खत्म हुआ है और 24 में पूरा इलाज होगा, अन्यथा लाइन पे आ जाओ। हम किसान हैं, खेत में डीला हो जाता है तो उसका लोहे का भी पाटा बनाते हैं, लकड़ी का, और तुमको डीला फोड़ने के लिए गांव में सब कुछ तैयारी है। ये तो धमकी दे रहे हो। नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं ब्रजेश जी, हमारी परेशानी को समझो। अरे सुनिए अशोक जी, भाई देखो, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मेरी बात सुनो। ढीला फोड़ने वाली धमकी दी आपने तो। नहीं ढीला, अच्छा एक बात बताओ, खेत कोई मैं गलत गाली दे रहा हूं? नहीं, गाली नहीं दे रहे, लेकिन बंद खेत में में धमकी दे अगर रहे बड़ा हो। डीला हो जाता है, बड़ा इनडायरेक्ट में धमकी दे रहे हो। देश की जनता देख रही है। हाँ, बोलो 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 राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने बोलो भाई। वाले यही अरे लोग हैं। छोड़ो, राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हो, राष्ट्रीय ध्वज की आप बात करते हो। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जो उसके लिए न जाने उन्हीं के दरवाजे प्रधानमंत्री जी माथा टेकने गए थे इसी आंदोलन में, उन्हीं के दरवाजे माथा टेकने गए थे। क्या बात करते हो आप? तो अरे अशोक जी, कोई ठीक से बात करो। बात अगर करना है, दिल साफ है तो टेबल पे किसान भी बैठने को तैयार है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और सुन लो, अरे हमारी एक बात और सुन हाँ, लो। सुनाओ ना। खुला है। हाँ बोलो अरे तो। सुनो, दरवाजा वो हमको बता दो, लकड़ी का है, बांस का है, टीन का है, लोहे का। हम एक बात और बताना चाहते हैं ब्रजेश जी, अभी ये ट्रैक्टर यात्राएं निकली है पश्चिम से, अभी पूरब से यात्राएं निकलेंगी, लखनऊ होके जाएंगी। कहीं नहीं निकल रही, कहाँ निकल रही? अरे ब्रजेश जी, जब देखो हमारे वहां टिकै साहब ने कहा, ये डॉक्टर के वहां देखो, मैं तो वो बात कहूंगा जो हमने सीखी है अपने पूर्वजों से। डॉक्टर के वहां दवा लेने जाओ तो डॉक्टर बताता है 3 खुराक दवा मैं आपको दे रहा हूं, 1 खुराक अभी जाके खा के पानी पी ले गर्म पानी के साथ, 1 खा लेना 6 घंटे के बाद, 1 खा लेना फिर 6 घंटे के बाद। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाह रहे हैं, एक दवा इनको दे दी गई है। कहाँ दी है दवा? अब खा लिए, इनका फायदा हो गया ब्रजेश जी, ये भी जान रहे हैं। कहाँ? बंगाल में? दूसरी इनकी तैयारी है। दूसरी दवाई कहाँ है? यूपी में? हाँ, यूपी में। अच्छा। यूपी में और कई जगह हो रहा है। हाँ। और फिर उसके बाद में जो नहीं फायदा होगा तो थोड़ा इनकी डोज और जूही सिंह को बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों का बाप का बयान सुन के। उनको तो लगता है कि घर बैठे तो उनको थाली सज के मिल रही है। जूही सिंह को? हाँ, देखो हम बता दें, तो घर बैठे मजे में फायदा मिल रहा है। ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, हाँ। इनकी भी बता दें, इनका भी मन साफ नहीं है। इनका भी मन साफ नहीं। और जो भी राजनीतिक लोग हैं, सबकी थालियां सज गई हैं। ठीक है मैडम, आप लोगों का मन भी तो किसानों के लिए साफ नहीं है। देखो, ये तो हरनामा कह रहे हैं, आप लोग भी मन साफ करिए अपना। नहीं, मन किसी राजनीतिक किसी आदमी का मन साफ नहीं। उनको नहीं। बोलने दें आप, जूही सिंह। मैं ब्रजेश जी आपको बताऊं, अब 1 सेकंड रुक जाओ, तसल्ली। मैं कल एक जगह गया था ब्रजेश जी, तसल्ली जरा सी बात रह गई। भाई, मेरे बड़े भाई। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। एक जगह मैं एक भाई के पास मिलने वरना गया। कल को मेरी दवाई भी कर सकते हो, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं। दवा अरे भाई, अपना घर है, मैं अपनी बात कह लूं। एक भाई के वहां कल मैं मिलने गया था। ठीक है, वो भाई अपने जिले में घर से नहीं निकलते थे। ठीक है, और मैं उन भाई के वहां गया, उनको प्रणाम किया, और वो नेताजी बैठे थे, तो हमको वो पहचान नहीं पाए। वो जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहां ये आंदोलन नहीं होता। ये बात सही अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं, हिम्मत नहीं थी किसी पार्टी की जी। मायावती गवर्नमेंट में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी आंदोलन करने की, कंप्लीट कर, और इस गवर्नमेंट में भी नहीं पड़ती थी। लेकिन फायदा हो कोई बात नहीं, जिनको हम चुन के लाए थे, इनको हटाए, उनको लाए, ना इन्होंने कुछ दिया, ना इन्होंने कुछ दिया। जूही सिंह जी, आप मुझे बताइए भाई, आपका ये भी कह रहे हैं कि आप भी मन साफ करिए। जी, ब्रजेश जी, उनका अधिकार है, वो किसान है, किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी हर बात सर आंखों पे। लेकिन इतना आपके खुद के पैनल पर डिस्कशन हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन, अनुशासित और शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोगों ने भी आज तक नहीं देखा। सरकारें, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ने अराजकता का एलिमेंट इस पूरे आंदोलन में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, चाहे वो टूल किट का एक मसला हो, चाहे फॉरेन फंडिंग हो। तो कभी आपने मैडम, मैं एक बात से बड़ा इंप्रेस रहता हूँ, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे कोरोना में मुर्दों पर गंगा में बहती लाशें हो, हर मामले में फॉरेन फंडिंग जरूर आ जाती है। मतलब ये क्लासिक एंगल खोज के लाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट।
और वो केस कभी सॉल्व भी नहीं होता है कि वो कहां से फंडिंग आई, आपने कैसे उसको डिस्कवर किया और कैसे रोका, वो हर केस के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो किसान आंदोलन पे ही बता दें, किसानों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। गन्ना किसानों का बड़ा बकाया है, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, आपने दाम भी नहीं बढ़ाए हैं, साथ ही केवल 18% आपने खरीद की है। बाकी किसान मजबूर हैं अपना अनाज व्यापारियों को बेचने के लिए। मंडियां आपने कोई नई बनाई नहीं है, क्योंकि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि ना हमें किसान की आवश्यकता है, ना हम किसान की बात सुनेंगे। तो सुनिए और उनकी बात को तवज्जो दीजिए, और कोई भी भाई कानून इस जो वो मामले कह का रहे कोई हैं, अगर उनकी समाधान कोई न भी निकलना शिकायत है, उसको दूर अब ये बताता है कि ये मामला अब टकराव की तरफ बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे की दवाई करने का मौका ढूंढ रहे हैं। सरकार इनकी दवाई करना चाहता है और ये उनकी दवाई करना चाह रहे हैं। हमारी तो हमेशा देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल आप सही, आपका आकलन है। कंपनी के जो सरोकार हैं उसके सामने जो भी आएगा सरकार उसका मर्दन करने का काम करेगी, क्योंकि ये उस कंपनी के पाले हुए लोग हैं, उन्हीं के रहमो करम पर चलने वाले लोग हैं, तो ये कंपनी हित को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि टीका, टेस्ट, ट्रीटमेंट का जो कोरोना के समय असफलताएं रही, या जो ट्रैक्टर और ट्राली का भीड़ है उससे डरे हुए प्रधानमंत्री जी आज क्या कर रहे हैं? ट्विटर खेल रहे हैं, टूल किट खेल रहे हैं। क्या ये जनता समझती नहीं है? अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। ये भी तो हो सकता है कि इनको फॉरेन फंडिंग हो किसानों को। नहीं, फॉरेन फंडिंग तो इनको हो रहा है। अभी देखिए वो इनके कंपनी के एक मित्र कहां पहुंच गए हैं, विदेश के। चाइना करते हैं। 3 कंपनियों का चंदा किसने लिया है? सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में चाइना से फंड आ रहा है। क्या उसको आप देश को बताएंगे? काला धन तो आप ला रहे हो, राष्ट्रवादी पैसा, काले लोग तो आप हो, चाइना से पैसा आप ला रहे हो। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने 5 साल के कार्यकाल में 18 बार चाइना का दौरा कर चुके हैं। तो चाइना के चरणों में लौटे हुए तो देश के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान करते हो, बगैर आमंत्रण निमंत्रण बिरयानी खाने उनके नवाज शरीफ के चरणों में लौटने हमारे देश का प्रधानमंत्री पहुंच जाता है। रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तानी प्रधान रोहित अग्रवाल को लाया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। वापस आइए। ये झगड़े का प्लेटफॉर्म नहीं। थैंक यू प्रधानमंत्रियों, थैंक यू। रोहित, आप मुझे बताओ कि भाई इस मसले का समाधान निकालने के लिए कोई व्यापक पहल होनी चाहिए। दोनों लोग मैं देख रहा हूं कि एक दूसरे से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गांव आओ देख लूंगा, वो कह रहे हैं आओ तुम्हें भी देख लूंगा। तो मुझे लगता है कि यह मामला अब थोड़ा दूसरी दिशा में टकराव की तरफ बढ़ रहा है। हमें टकराव से बचना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश की 70% जनता कृषि पे आधारित हो और जिस देश की रीढ़ की हड्डी कृषि पे आधारित हो, वहां पे सरकार किससे लड़ रही है? किसान से लड़ रही है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इन्हीं किसानों के बीच में से चुन के आए हुए लोग हैं, और इनको किसान का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। अगर इन्होंने कभी भी खेती किसानी की होती तो ये 3 काले कानून कभी ना लाते। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये व्यापारियों के और अपने उद्योगपति मित्रों के दबाव में लाए गए कानून है। हम सब ने देखा किस तरीके से पहले से वेयर हाउस बन गए थे। आप मुझे बता दीजिए ब्रजेश जी, कितने नई मंडियां बनी हैं? 1 साल से ऊपर हो गया इनको कानून लाए हुए। इस 1 साल में ये कहते हैं कि हम नई मंडी लेके आएंगे, प्राइवेट मंडी लेके आएंगे। कितनी नई मंडियां बन गई? एक भी नहीं बनी, नींव तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है कि इनके जो कानून है उसकी मंशा साफ नहीं है। वो किसानों को गुमराह करने का, किसानों को बर्बाद करने का। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये मैं अभी आपके चैनल पर सिद्ध कर देता हूं। 2 वेव कोरोना की आ चुकी है, किसान बेहाल है, छोटा व्यापारी बेहाल है, देश का हर वर्ग बेहाल है, और शेयर मार्केट झूम रहा है। शेयर मार्केट रोज नई बुलंदियां छू रहा है। इसका क्या मतलब है? आप देख लीजिए, इनके उद्योगपति मित्रों की कंपनियां 3 गुनी 4 गुनी फंडिंग के साथ बढ़ती चली जा रही हैं, और कि देश के किसान बदहाल होता चला जा रहा है। यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की और कुछ चंद उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है, और इनको किसानों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया। शर्मनाक है कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, उसके बावजूद देश की सरकार। पर आपको तो इसका सियासी फायदा हो रहा है ना, आपको और समाजवादी पार्टी को। आपके तो मजे हैं ब्रजेश जी, हमें ऐसा सियासी फायदा नहीं चाहिए। हमारे किसान भाइयों का दर्द, दुख, आंसू
लेके हमें ऐसा सियासी फायदा नहीं चाहिए। हम कई बार कह चुके हैं किसानों के साथ वार्तालाप करिए। माननीय जयंत क्या आपकी चुनाव नहीं लड़ोगे असेंबली का? तो क्या असेंबली चुनाव नहीं लड़ोगे? कि आप किसानों के साथ असेंबली चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं, हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम बिल्कुल असेंबली चुनाव लड़ेंगे। अगर आज माननीय जयंत चौधरी अगर सदन में होते तो क्या इनकी हैसियत थी कि ये किसानों के विरोध में बिल पास कर लेते? कभी नहीं कर पाते। आज माननीय जयंत चौधरी सदन में अगर होते तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये इरादे आज कामयाब में हो रहे हैं, ये कभी कामयाब ना हो पाते। हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम बिल्कुल असेंबली लड़ेंगे और सदन में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इरादे हैं उनको आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। बहनों भाइयों, हम भी ये उम्मीद करते हैं और भारत की सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि इस मसले का जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाए। 7 महीने का वक्त कोई थोड़ा वक्त नहीं होता है। बड़े से बड़े और पेचीदा मामलों का भी समाधान निकला है, बशर्ते हम बातचीत की टेबल पर लौटें, एक दूसरे की भावनाओं का और एक दूसरे की बातों का सम्मान करें, एक दूसरे की परेशानी को समझने की कोशिश करें और रास्ता निकालने का मंतव्य रखें अपने भीतर। तभी हम शायद इस मसले का समाधान निकाल पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का बड़ा आंदोलन भारत के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, सरकार के हित में नहीं है और देश के हित में नहीं है। किसान भाई अगर सड़क पर रहेंगे तो मैं फिर कहता हूं कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।